जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज फिजिक्स एनालिसिस में लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि मिरर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल प्रश्नों को डिस्कस करा था। दोस्तों अब बारी है लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने की। आज के इस सेशन में हम लोग लेंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उसकी चर्चा करेंगे और इसके अगले सेशन में हम लोग लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ये जो श्वेत प्रकाश है ये कितने रंगों का मिश्रण होता है। आप सभी कहते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? आप कहते हैं 7 रंगों का मिश्रण होता है। और ये 7 रंग आपको कैसे मिलते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, व्हाइट लाइट को क्या किया जाता है? किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये व्हाइट लाइट जो है ये 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंग में टूटती है? 7 रंगों में टूट जाती है। 3 3 6 1 7। अब ये जो 7 रंग हैं ये कौन कौन से हैं? तो आप सभी कहते हैं सर विबग्योर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? विबग्योर के रूप में होता है। अब ध्यान देना आप सभी कि ये जो हमारा सबसे ऊपर है वो R4 क्या होगा? आप कहेंगे रेड। O4 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑरेंज। Y4 क्या होगा? आप सभी कहेंगे येलो। और G4 क्या होगा? आप कहेंगे ग्रीन। और B4 क्या होगा? आप कहेंगे ब्लू। और I4 क्या होगा? आप कहेंगे इंडिगो। और V4 क्या होगा? आप कहेंगे वायलेट। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज तो हम सबों को मालूम है कि जब भी किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा, लेकिन इससे हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसका अपवर्तनांक अधिकतम होगा? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान रखना कि इन 7 रंग में रेड सबसे ऊपर है, जबकि वायलेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? बैगनी कहते हैं। बैगनी क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये हमारा अगर प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है, ये वाला पोर्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर अपवर्तक पृष्ठ। और ये वाला पोर्शन आप कहेंगे सर ये प्रिज्म का आधार है। ये क्या है? प्रिज्म का आधार। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज्यादा कौन सा रंग झुका हुआ है? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा ये बैगनी रंग झुका हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो रंग प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज्यादा झुकेगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और जो कम झुकेगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाल रंग जो है वो सबसे कम झुक रहा है, तो लाल रंग की अपवर्तनांक सबसे कम होती है। वायलेट सबसे ज्यादा प्रिज्म के आधार की ओर झुका हुआ है। सबसे ज्यादा प्रिज्म के आधार की ओर कौन झुका हुआ है? वायलेट। आप सभी कहेंगे वायलेट की जो अपवर्तनांक होगी वो सबसे ज्यादा होगी। सवाल वही है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बैगनी कलर का जो अपवर्तनांक है ये क्या होता है? अधिकतम होता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना कि अगर बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? आप कहेंगे सर इन सभी रंगों से न्यूनतम होगा। और ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है इसलिए अपवर्तनांक सबसे कम है। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है इसलिए बैगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर ज्यादा झुक रहा है और इसका अपवर्तनांक क्या होगा? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? पहला है अपवर्तन बिंदु, फिर है आपतन बिंदु, फिर है प्रकाशिक केंद्र। इन तीनों में से कौन सा बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर हमेशा स्थित होता है ये आपको बताना है। आप क्या कहोगे कि गुरुजी इसके लिए तो हमें लेंस की संरचना मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना कि अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये कुछ इस तरीके का होगा। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से। और क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग?
आप कहेंगे कि इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पढ़ते हैं। याद रखना आप सभी कि इधर जो एक एक फोकस होगा इसको हम लोग F1 कहेंगे, और इधर 2F1, इधर क्या होगा F2, और इधर क्या होगा आप कहेंगे 2F2। याद रखना चला कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे माना जाता है? आप सभी कहेंगे F2 को माना जाता है। और F2 कहां पे है? तो सर यहां पे है। अब मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि सर ये अगर हम लेंस की संरचना की बात करेंगे तो ये हमारा पहला फोकस दूरी और फोकस दूरी की 2 गुना दूरी, ये दूसरा फोकस दूरी और फोकस दूरी की 2 गुना दूरी, और बीच में क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। मान लो कि कोई प्रकाश की किरणें हैं वो अगर इस तरीके से आ रही है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये लेंस का जो दोनों फोकस दूरी है 2F1 और 2F2, इस दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अगर ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है अपवर्तित कहां से होगा? मुख्य फोकस F2 से होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण जहां पे गिरेगी वो हमारा आपतन बिंदु होगा, और जहां से वो अपवर्तित हो रही है वो हमारा क्या होगा? अपवर्तन बिंदु। अब आप देख रहे हो कि अपवर्तन बिंदु और आपतन बिंदु ये आपके मुख अक्ष पे है ही नहीं, केवल और केवल जो प्रकाशिक केंद्र कही जा रही है वो क्या है? आप सभी कहेंगे सर ये मुख अक्ष पे है। मेरे भाई जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, तो आप कह सकते हैं जो प्रकाशिक केंद्र है वो क्या होगा? हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित होता है। अब इसी तरीके से अवतल लेंस की संरचना की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि अवतल लेंस की संरचना कुछ इस तरीके से होगी, और इसमें क्या होगा? सर यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होगा। ध्यान रखना कि इसका F2 हम लोग इसके लेफ्ट साइड में लेते हैं, और ये क्या होगा? 2F2, और यहाँ पे F1, और यहाँ पे क्या होगा? आप सभी कहना 2F1। ध्यान देना कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस का भी मुख्य फोकस जो है वो F2 ही होगा। क्या होगा? F2 ही होगा। और मेरे मित्र यहाँ पे भी अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं तो अब वो आपको कैसा लगेगा? सर F2 से आता हुआ प्रतीत होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी प्रकाशिक केंद्र केवल और केवल मुख्य अक्ष पे है, जबकि अपवर्तन बिंदु और आपतन बिंदु निश्चित नहीं है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है, वास्तविक गहराई से अधिक गहरा, वास्तविक चौड़ाई से अधिक चौड़ा, वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा, वास्तविक गहराई से कम गहरा। क्या होगा इसका आंसर? कहा जा रहा है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। आप सभी क्या कहोगे कि सर पानी से भरे स्विमिंग पूल हो, या फिर कोई बाल्टी में पानी भर दे और उसमें हम अपना पैर डुबाएं, हलवाई के दुकान में रखा हुआ रसगुल्ला हो, नदी के किनारे बैठ करके अगर हम नदी में अपना पैर डाल रहे हैं, इन सभी केसेस में जो हमें अपने पैर की आकृति दिखती है नदी के किनारे पानी में या फिर हलवाई के दुकान में रसगुल्ला का, ये सब आपको उभरा हुआ और बड़ा दिखती है। जैसे आप सभी ने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप नदी किनारे नदी में पैर डाल करके बैठते हो तो आपको क्या लगता है कि जो आपका पैर है वो थोड़ा मोटा हो गया। हलवाई के दुकान के काउंटर में रखा हुआ रसगुल्ला बाहर से देखने पर आपको बड़ा बड़ा नजर आता है। किस घटना के वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। सर पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर आप गौर से देखोगे ऐसे तिरछा तो आप पाएंगे कि पानी से भरी हुई बाल्टी जो है उसकी पेंदी कुछ ऊपर उठा हुआ है। ठीक इसी तरीके का ऑब्जर्वेशन आपको स्विमिंग पूल को देखने को भी मिलेगा। अगर स्विमिंग पूल पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है और वहां पे आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जो स्विमिंग पूल का सतह है वो क्या है? वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ है, मतलब वास्तविक गहराई से आपको कम गहरा नजर आएगा। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वास्तविक गहराई से कम गहरा है, और इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? दो बातें हैं यहाँ पे, आप सबों को ध्यान रखना होगा कि ये जो सघन माध्यम और विरल माध्यम की चर्चा की जा रही है ना, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम का मतलब हुआ ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और आप सभी ये ध्यान रखना हमेशा, क्या दो पॉइंट आप सभी ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश
जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से, अभिलंब से दूर भागती है, यानी कि अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, अगर मान लो प्रकाश की किरणें कांच से हवा में जाए तो आप सभी क्या पाएंगे कि सर कांच और हवा में हवा जो है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, यानी कि वो प्रकाशता विरल माध्यम होगा। और जब प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा, आप सभी कहेंगे अभिलंब से दूर जाती है। दूसरा पॉइंट आप सभी ये याद रखना कि जब प्रकाश विरल माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि जब सघन से विरल होगा, सघन से विरल तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल से सघन होगा तो क्या होगा सर, अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्वेश्चन में है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पूछा जा रहा है कि वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में जा रहा है तो आप कहेंगे सर ये तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो पहला तो नहीं ही होगा। कहा जा रहा है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये कब होता, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता। दूसरा है वह अपवर्तित नहीं होगी, ऐसे कैसे नहीं होगा, अपवर्तन तो होगा ही होगा। फिर है वह अभिलंब से दूर झुक जाती है, बिल्कुल सही है। क्या होगा सर, अभिलंब से दूर झुकेगी यानी कि अभिलंब से दूर भागेगी। जैसे मेरे मित्र हम यहाँ पे आपको ये कहते हैं कि ये मान लो कि आपका कोई कांच का माध्यम है और ये क्या है, हवा है, और यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ हमें अपवर्त एक अभिलंब लेना होगा। अब जब अपवर्तन होगा तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि सर ये अभिलंब से दूर भाग रही है, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। जबकि मेरे मित्र अगर हम दो माध्यम ले और एक माध्यम हवा हो और दूसरा माध्यम हमारा कांच हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर प्रकाश जो है वो विरल से सघन माध्यम में आएगी, तो हमको जहां पे सर आपतन बिंदु है वहां पे एक अभिलंब खींचना होगा। अब हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो आप क्या पाएंगे कि सर जो हमारा प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना, सघन से विरल अभिलंब से दूर जाएगी, सघन से विरल अभिलंब से दूर जाएगी, और विरल से सघन अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। अब ध्यान देना, दो चीजें होती है, जब आप सवेरे जगते होंगे और पूर्व दिशा की ओर देखते होंगे, मान लो जब आपका सूर्य पूरी तरीके से उदित नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं उगा है, तो आप क्या पाते हैं कि पूरा का पूरा ललिमा नजर आता है। और मेरे मित्र वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते जो उगता हुआ सूरज होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते उगता हुआ सूरज अपने निश्चित समय से 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है। किसके वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। और शाम के टाइम में अगर आप पश्चिम की ओर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो आपका सूर्यास्त हो रहा है वो सूर्यास्त आपको वास्तविक टाइम से 2 मिनट बाद तक लगेगा कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, 2 मिनट बाद तक जो है वो आपको सूर्यास्त की पूरी प्रक्रिया दिखाई पड़ेगी। तो ये जो घटनाएं हो रही है मतलब वास्तविक सूर्योदय जो है उससे मतलब 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना, ये किस वजह से हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त, आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है। तो आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग सर 2 मिनट बाद होता है,
आभासी सूर्यास्त जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब जो सूर्योदय है वो क्या होगा, तो आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से सर लगभग 2 मिनट पहले होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब सूर्योदय की बात करती तो हम लोग कहते हैं 2 मिनट पहले, सूर्यास्त की बात करी जा रही है तो क्या कहेंगे, 2 मिनट बाद। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि प्रकाश के अपवर्तन की जब हम लोग बात करते हैं तो सीधे कहते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, और प्रकाश के किरणों का जो मुड़ने की घटना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश का अलग अलग माध्यम में जो चाल होता है वो अलग अलग होता है, और प्रकाश के अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होने की वजह से ही क्या होती है सर, अपवर्तन की घटना होती है। तो सीधा सा सवाल है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष डैश से संबंध किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी चाल से संबंध किया जा सकता है। और चिला, जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पे फोर्स, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आप कहेंगे कोई यूज ही नहीं है। अच्छा, बल क्या है, आप सभी कहेंगे एक फिजिकल फैक्टर है जो सर किसी भी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। और त्वरण, आप सभी कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब विस्थापन क्या होगा, तो निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे, जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है। मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि ये जल भी हमारा एक अलग मीडियम होगा और हवा भी क्या होगा, अलग मीडियम होगा। और मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना प्रकाश के अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होने के चलते होती है। तो सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर प्रकाश जल से होते हुए हवा में चला जाए तो आप कहेंगे पहला चीज तो गुरुजी जल जो है वो प्रकाशता सघन माध्यम होगा हवा की तुलना में, और हवा क्या होगा, प्रकाशता विरल माध्यम होगा। अब दोनों में जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जल प्रकाशता सघन है तो मेरे मित्र इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और हवा प्रकाशता विरल है तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो ज्यादा होगी। तो जो सवाल है कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है, आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी, चाल बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है। मेरे मित्र ध्यान रखना आप सभी ये पॉइंट को कि प्रकाशता सघन माध्यम, प्रकाशता सघन माध्यम में, प्रकाशता सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाशता सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। और साथ ही आप सभी ध्यान रखना कि प्रकाशता विरल माध्यम में, प्रकाशता विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाशता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती, प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में दिखाई देने वाली पिंडों की यादृच्छिक धुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाली पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति। जब आप सभी कहीं पे आग जलाते होंगे और धुआं अगर उठता है और उस धुआं से आप किसी भी चीज को देखते होंगे तो वो आपको हिलता डुलता नजर आता है, और उसी को यहाँ पे ढुलमुल गति बोला गया है। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो धुआं है वो दो मीडियम क्रिएट करती है, और जहां भी दो मीडियम होगा वहां पे क्या होगा, आप कहेंगे सर वायुमंडलीय अपवर्तन, या आप कह सकते हो अपवर्तन की घटना होगी। अब चूंकि धुआं वायुमंडल में है इसको हम लोग किससे रिलेट करेंगे, आप कहेंगे सर वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेट करेंगे। मेरे मित्र याद रखना कि यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या हुआ इसका मतलब, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब हुआ प्रकाश किरणों का चारों तरफ फैल जाना। मतलब आप ये कह सकते हो कि
प्रकाश का किरणों का धूल कण द्वारा अवशोषित कर उसे चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मेरे मित्र, हीरा आपको चमकीला नजर आता है। हीरा चमकीला नजर आता है किसके वजह से? सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक जो आपका ऑप्टिकल फाइबर किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सभी याद रखेंगे सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में टूट जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो सिर्फ एक चीज याद रखना है चला, विबग्योर। क्या याद रखना है? विबग्योर। और याद रखना कि सबसे ऊपर रेड, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? आप कहेंगे सर सबसे कम होगा। इसके नीचे ऑरेंज, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका जो अपवर्तनांक होगा वो रेड कलर से ज्यादा होगा। फिर उसके नीचे क्या है? येलो है। फिर इसके नीचे क्या है? आप कहेंगे ग्रीन। अब मेरे मित्र आप देखो कि आपके ऑप्शन में किसकी चर्चा की गई है? बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो अभी जस्ट बताया है कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। इसमें तो कोई लाग लपेटा ही नहीं। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो अलग अलग था। हम लोग इसी चीज को क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखे थे कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो वो क्या था आपका? आप कहेंगे सर बैगनी रंग। और यहां भी जो आपसे सवाल पूछा गया है, यहां भी जो आपसे सवाल पूछा गया वो ये कि 4 गो रंग दे दिया, बैगनी दे दिया, हरा दे दिया, नारंगी दे दिया, और पीले रंग में किस रंग का अच्छा सबसे कम अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। चला ठीक है, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा कितना होगा? सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए यहां पे इसका अपवर्तनांक क्या होगा? सर सबसे ज्यादा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सर सबसे ज्यादा। और लाल का सर सबसे कम, तो लाल तो आपके ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद क्या है? सर ऑरेंज है। तो रेड के बाद जो है ऑरेंज दिया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका जो अपवर्तनांक होगा, ये जो नीचे के सभी कलर हैं इससे क्या होगा? कम होगा। इससे क्या होगा? कम होगा। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन में नारंगी दिया हुआ है। चला जी, नारंगी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। मैक्सिमम नहीं पूछा जा रहा है, मिनिमम। तो ऊपर में जो सबसे ऊपर में उसका सबसे कम, उसके जो नीचे होगा सर नीचे के कलर से उसका भी कम होगा। अब फिर येलो है, ग्रीन है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे अपवर्तनांक क्या होगा? हमारा बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अपवर्तनांक क्या होगा? घटता जाएगा। तो आप सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी सबसे कम अपवर्तनांक अगर हम लोग देखेंगे तो इन सभी बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में किसका होगा? नारंगी का होगा। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो विचलन घटता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता है, प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है। क्या कहोगे कि सर जी अपवर्तनांक बढ़ेगा? तो अभी जस्ट आपने बताया है कि जो बैगनी रंग होती है वो प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज्यादा झुकती है, तो सर विचलन कोण भी इसका सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल बात है कि अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो प्रकाश की दिशा में विचलन भी हमारा क्या होगा? आप कहेंगे बढ़ेगा। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है, और यह आभासी स्थिति डैश जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। आप सबों को मालूम है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते जो तारे होते हैं वो आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। सर वो ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। अब सवाल आपसे यह है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से क्या होती है? मेरे मित्र, क्योंकि जो वायुमंडल का घनत्व है ऊपर में वो क्या है सर? अलग अलग है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सर वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते अगर हम किसी भी चीज को पृथ्वी से देख रहे हैं, यानी कि तारा को पृथ्वी के निकट से देख रहे हैं, तो तारे की जो आभासी स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति से क्या होती है सर? थोड़ी ऊंची नजर आती है। वास्तविक स्थिति से क्या होती है सर? थोड़ी ऊंची नजर आती है। और ये आभासी स्थिति क्या होती है सर? बदलते रहती है, कभी ऊंची कभी नीचे। तो आप सभी ये कह सकते हो कि ये आभासी स्थिति क्या होती है सर? बदलते रहती है। और
जब थोड़ा सा ऊपर हो स्थिति और फिर वो बदलता रहे तो आपको वो सर कैसा दिखेगा, ट्विंकलिंग करता हुआ यानी कि टिमटिमाता हुआ दिखेगा। तो सवाल है कि पहला ऑप्शन है कि नीचे और बदलते रहती है, ऊंची और अस्थाई होती है, ऊंची और बदलते रहती है और नीचे और अस्थाई होती है। आप क्या कहेंगे कि सर ऊंची और बदलते रहती है, यानी कि जो तारा टिमटिमाता है वो इसलिए टिमटिमाता है क्योंकि उसकी जो स्थिति होती है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है, और ये जो आभासी स्थिति है ये क्या होता है सर, बदलते रहती है, और इसी वजह से आपको तारा क्या लगता है सर, टिमटिमा रहा है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहोगे, 2.42। क्या कहोगे, 2.42। और ऐसे सवाल बहुत ही पॉपुलर होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। चले जी, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हो टेबल है पदार्थों के अपवर्तनांक के, उसमें से कुछ को याद रखना। जैसे कि आपका वायु से पूछा जा सकता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003 याद रखेंगे। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। साथ में आप केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 याद रख लेना। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होगा सर, 1.50। और साथ ही साथ हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, 2.42। और साथ ही ध्यान देना आप सभी कि कई बार ये फ्लिंट कांच का पूछ लेता है आपसे अपवर्तनांक, तो 1.65 कहेंगे, और कार्बन डाइसल्फाइड 1.63। कई बार ऑप्शन में खनिज नमक वगैरह भी आ जाता है, तो ऐसे कोशिश करना है कि जिसको जिसको मैंने अंडरलाइन करा है ये याद हो जाए, और ये याद हो जाएगा जब आपको, तो आप जो बाकी बचा हुआ उसको भी याद रख सकते हैं। हालांकि ये टेबल आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। अमूमन हम लोग जल का याद रख ही लेते हैं 1.33, बर्फ का 1.31, वायु का 1.0003। अगर हम लोग बात करें किसकी, बात करें तारपीन के तेल की, तो 1.47, बेंजीन की 1.50। अब हीरा तो सर यूनिवर्सल है, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, और अपवर्तनांक कितनी, 2.42। अगला देखो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होगा। ध्यान रखना कि यहां पे जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो क्या होगा सर, प्रकाशता ज्यादा सघन होगा। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो प्रकाशता क्या होगा सर, ज्यादा विरल माना जाएगा। आप देखो पूरे चार्ट में आपको वायु का अपवर्तनांक कितना नजर आ रहा है गुरुजी, 1.0003। अब क्या कहिएगा कि जितने भी और अन्य पदार्थ हैं उन सभी का अपवर्तनांक वायु से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी में वायु क्या होगा सर, सबसे विरल होगा। बात बाकी वायु से सभी क्या होंगे, सघन माध्यम होंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो पूछा है आपसे ये बहुत ही मतलब कह सकते हो सिंपल लेवल में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से यानी कि देखने में सबसे कम सघन होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एयर का जो अपवर्तनांक होता है वो हमारा 1.003 है, और ये क्या होगा सर, देखने में सबसे सघन होगा। पानी की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे गुरुजी, इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, और बेंजीन की बात करेंगे तो इसका अपवर्तनांक 1.50 होता है। अच्छा, ये तारपेंटाइन लिख दिया है, एक्चुअली में ये क्या है चला, तारपीन है। क्या है, तारपीन। और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना, आप कहेंगे 1.47। तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना है, 1.47। तो आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी यहाँ पे दृष्टिगत रूप से कम सघन यानी कि ज्यादा विरल हमको कौन नजर आएगा, वायु नजर आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जाती है। चला ध्यान दो कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जाती है, तो पानी और ग्लास, ग्लास यानी कि कांच को बोला जा रहा है, तो पानी क्या होगा, आप कहेंगे सर पानी और ग्लास में तुलना करेंगे तो पानी हमारा विरल और ग्लास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सघन। अब ध्यान देना कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। आप कहेंगे पहला तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, दूसरा अगर ये विरल से सघन में जा रही है तो इसकी जो गति होगी वो कम जाएगी। तो पहला ऑप्शन में है कि समान की ओर गति बढ़ती है, आप कहेंगे गति तो कम होगी गुरुजी। फिर है समान से दूर और गति बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, समान की ओर और धीमा हो जाएगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर
एक तो प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में जा रही है विरल से सघन माध्यम में, तो विरल से सघन माध्यम में जैसे ही जाएगी वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो गति होती है वो घट जाती है, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, आप कहेंगे गुरुजी धीमा हो जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। मेरे मित्र यहाँ पे आपको लेंस के लिए रे डायग्राम याद रखना होगा, किरण आरेख। जिस तरह मैंने आपको दर्पण से संबंधित रे डायग्राम बताया था उसी तरीके से मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे जो लेंस है उससे संबंधित रे डायग्राम को याद रखना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लेंस के लिए किरण आरेख, लेंस के लिए किरण आरेख, लेंस के लिए क्या होगा, ये किरण आरेख होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे डायग्राम फॉर द लेंस। अब आप सबों को मालूम है ये उत्तल लेंस और वो आप कहेंगे अवतल लेंस। मेरे मित्र गौर फरमाना यहाँ पे जो आपका लेंस है वो कुछ इस तरीके का बना हुआ है और ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। अब ध्यान देना ये इसका मुख अक्ष हो जाएगा, यहां पे F1 और यहां क्या होगा F2। अब ध्यान दो कि ये अगर प्रकाश की किरण लेंस के मुख अक्ष के समांतर है तो आप क्या पाएंगे कि सर ये मुख फोकस से होकर के गुजरेगी। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण लेंस के मुख अक्ष के समांतर है तो आप क्या देख रहे हैं कि सर मुख फोकस से होकर गुजर रही है। अब यहां पे ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा क्या है अवतल लेंस, और ये ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। यहां भी देखो कि प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है। अब आपको जब ये अपवर्तित होगी तो आप कहेंगे सर ये इस तरीके से जाएगी और ये वाली किरण आपको क्या लगेगी कि सर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि अवतल लेंस में अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होती है तो वो सर फोकस से अपवर्तित होते हुए नजर आती है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस है तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, अवतल लेंस है तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब मेरे मित्र अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस के अनुदिश आ रहा हो, लेंस के फोकस के अनुदिश, ये आपका लेंस का क्या है सर प्रथम फोकस है, तो इसके अनुदिश अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में आ रहा हो, आप देख रहे हैं कि मुख अक्ष के अकॉर्डिंग आया तो ये मुख फोकस से होकर गुजरा, फोकस के अकॉर्डिंग आएगा तो ये क्या होगा सर मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो याद रखना आप सभी कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस के अनुदिश होगी तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर अपवर्तन के बाद वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब मेरे मित्र यहाँ पे हम अवतल लेंस की चर्चा कर लें। अवतल लेंस में आप देखो यहाँ पे कि ये हमारा प्रकाश की किरण है और अवतल लेंस का मुख्य फोकस F2 इधर दिया गया है। तो आप सभी कहेंगे कि ये किरण ऐसे आएगी गुरुजी, और यहाँ पे आपको ये अपवर्तित कैसे होगी, तो आप कहेंगे सर ये ऐसे आ रही है तो ये इस तरीके से अपवर्तित होगी। क्या देख रहे हो कि ये अपवर्तित किरण मुख अक्ष के समांतर है, क्या है मुख अक्ष के समांतर। तो पहला सिचुएशन ये कि अगर कोई भी लेंस में हमारा प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होगी तो अपवर्तन के बाद आप कहेंगे मुख फोकस से गुजरेगी या मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और अगर प्रकाश की किरण फोकस के अनुदिश आएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब मेरे मित्र ध्यान दो कि ये हमारा उत्तल लेंस और आप सभी देख पा रहे हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र है और प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश ये प्रकाश की किरण आई तो क्या ये कहीं पे भी डेविएट हुई है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो आप क्या पाओगे कि गुरुजी ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और इसके अनुदिश ये प्रकाश की किरण आई तो ये कहीं भी डेविएट नहीं हुई, क्या हुई, कहीं भी डेविएट नहीं हुई, सीधे निकल गई। हमको ये याद रखना होगा कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आ रही आपतित किरणें बिना विचलन के निकल जाती है और इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। बहरहाल जो आपसे सवाल पूछा गया वो क्या है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगी। अब दूसरा सवाल देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण परावर्तित होगी, अविचलित रहेगी, विचलित होगी, मुड़ जाएगी। क्या कहेंगे
कि गुरुजी लेंस के प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जो किरणें होगी वो बिना विचलन के निकलेगी, मतलब यहां पे कोई अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये परावर्तित की तो बात ही नहीं करना है हमको, यहाँ पे अब विचलित तो होगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, बच कौन रहा है सर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये अविचलित रहेगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश अगर कोई प्रकाश की किरणें जाएगी तो उसका अपवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? पारदर्शी कांच, सेलोफेन, जल, लकड़ी। क्या कहिएगा कि गुरुजी लकड़ी जो है ये अपारदर्शी होता है और इसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करेंगे। तो बहुत ही हलवा सा सवाल था, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक डैश है। अब मेरे मित्र याद रखना, आप सभी ने पीछे के सेशन में पढ़ा है, चिन्ह परिपाटी भी मैंने आप सबों को बताया था। क्या कहोगे? आप कहोगे कि गुरुजी अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस तो इसके दाईं साइड होता है, और अगर ये आपतित प्रकाश की दिशा है तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से सभी दूरी मापेंगे तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे मित्र कि अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस की प्रकाशिक केंद्र आप कहेंगे गुरुजी यहां होगा, और इसका मुख्य अक्ष इसके बाईं साइड होता है। अगर आपतित प्रकाश की दिशा ये है तो प्रकाशिक केंद्र से आप विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे और इसका फोकस दूरी क्या होगा? आप कहेंगे सर अवतल लेंस के लिए निगेटिव हो जाएगा। अब याद कीजिए मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया, अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। आपतित प्रकाश की दिशा अगर ये है तो आप सभी कहेंगे फोकस दूरी मापने के लिए हम इधर आएंगे, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में फोकस दूरी आप कहेंगे सर ऋणात्मक होगा। और उत्तल लेंस की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसकी जो फोकस दूरी होती है वो तो आपतित प्रकाश की दिशा में ही होती है। अगर ये आपतित प्रकाश की दिशा है तो आप क्या कहेंगे कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो सवाल आपसे वही है कि एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, कोई ऑप्टिकल डिवाइस Y है जिसकी फोकस दूरी क्या है? धनात्मक। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो संभव है कि वो या तो उत्तल लेंस होगा, क्या होगा सर? उत्तल लेंस होगा, या फिर क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी या फिर उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो मेरे मित्र आपके पहले ऑप्शन में है या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। या तो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, बिल्कुल गलत है। या तो उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी यहां दिखाएंगे तो ऐसे सवाल में आप कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा। ध्यान देना आप सभी कि ये हमारा कोई उत्तल लेंस है, ये हमारा क्या है? कोई उत्तल लेंस है, और मेरे मित्र ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, यहां हम f1 कहेंगे और यहां क्या कहेंगे? 2f1। यहां हम क्या कहेंगे? f2, और यहां क्या कहेंगे हम लोग? सर जी 2f2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, मतलब जो वस्तु को रखा गया है वो f1 और 2f1 के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है, f1 और 2f1 के बीच। क्या कहेंगे कि गुरुजी जब f1 और 2f1 के बीच में अगर रखिए दिए हैं, एक प्रकाश की किरण संभव है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी? बिल्कुल चला। कहां से गुजरेगी? आप कहेंगे सर मुख्य फोकस f2 से होकर के गुजर जाएगी, मुख्य फोकस f2 से होकर के गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आप कहेंगे सर ऑप्टिकल सेंटर के अकॉर्डिंग जाएगी, किसके अकॉर्डिंग? ऑप्टिकल सेंटर के अकॉर्डिंग। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो इंटरसेक्शन होगा वो कहां होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये यहां पे होगा। कहां पे? यहां पे। और मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें जो अपवर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रही है? 2f2 से परे कर रही है, 2f2 से परे कर रही है।
और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा बना तो ये हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। तो पहला है कि आभासी और समान आकार का, बिल्कुल नहीं होगा। आभासी और बड़ा, आभासी की तो बात ही नहीं करेंगे। क्या कहेंगे कि सर ये हमारा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब होगा। क्या होगा सर, वस्तु हमारा यहां है जबकि प्रतिबिंब आप क्या देख रहे हैं कि सर प्रतिबिंब से बड़ा है वस्तु, सॉरी वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब। तो आपका सही आंसर वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान देना, वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब कब बनेगा, जब 2f1 पर होगा। अब ये याद कैसे होगा, तो चला जी आप सभी को ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे नजर दौड़ाओ थोड़ा सा कि आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति कहा गया वो कहाँ कहा गया, सर f1 और 2f1 के बीच। गौर फरमाना, हम पहली स्थिति इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ये f1 और ये क्या है 2f1। अब इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया, f2 से होकर के गुजरा, दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से। क्या देख रहे हो कि गुरुजी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2f2 के बाद बन रहा है, और क्या है ये हमारा वस्तु और ये प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब ध्यान देना मेरे मित्र, और अगर स्थिति की बात करेंगे तो अगर कोई भी वस्तु उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और साथ ही अगर वस्तु कहां पे होगा चला, 2f1 के बाद होगा, यानी कि आप कह सकते हो 2f1 और अनंत के बीच। तो आप सभी याद रखना प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। और अगर f1 और 2f1 के बीच होगा तो प्रतिबिंब 2f2 के परे बनेगा। और साथ ही ध्यान देना आप कि अगर 2f1 पर होगा, आप देखो 2f1 पर है, तो इस केस में जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो कहां बन रहा है, सर 2f2 पर बन रहा है। और यहां पे प्रतिबिंब क्या होगा, समान आकार का होगा। मेरे मित्र इस चीज को आप समझ सकते हैं। और साथ ही ये ग्राफ बस याद रख लेना, क्या है कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस f2 पर। कैसा होगा सर, अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। अगर 2f1 से परे हो तो कहां बनेगा, f2 तथा 2f2 के बीच। 2f1 से परे का मतलब क्या हुआ, 2f1 और अनंत के बीच हो। कहां हो सर, 2f1 और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। तो यहां पे देखा आपका प्रतिबिंब कहां है, f2 और 2f2 के बीच। कैसा होगा सर, छोटा, वास्तविक और उल्टा। अगर वस्तु हमारा 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। फिर f1 तथा 2f1 के बीच फोकस पर, तो मेरे मित्र 2f2 से परे अनंत पर कैसा बनेगा, बड़ा, असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित। और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। और f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होगा। तब ध्यान रखना, जिस और हमारा बिंब है उसी और बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा लेकिन प्रतिबिंब आभासी और सीधा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो वस्तु है वो कहां रखा हुआ है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है चला, ऑप्टिकल सेंटर। और ये हमारा पहला फोकस दूरी, वस्तु यहां है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, सर फोकस से होकर गुजर गई। अब इसको हम ऐसे मिला दें यहां पे। अब दूसरी सर प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश गई और इसको हम यहां मिला दें। अब आप देखो कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा है। आप सभी कहेंगे कि सर वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब इधर है, और ये प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आभासी यानी कि काल्पनिक। और चला जी याद रखिएगा आप सभी कि ये जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, सर वस्तु से बड़ा है। क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो ये ग्राफ आपको बहुत ही काम आएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि पीडीएफ में जब आपको मिले तो सही तरीके से मिले। इसको आप पढ़ के एक बार समझने का प्रयास खुद से जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है सर, रे डायग्राम का खेला है। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा डैश कहलाती है। मेरे मित्र ये मान लो आपका लेंस है, ये क्या है आपका लेंस है, और इसका दो फोकस है। क्या है, दो फोकस, f1 और फिर क्या कहेंगे f2। और इसी f1 और f2 को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा ध्यान देना कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को 2f2 से, यहाँ पे प्रथम फोकस के दोगुनी दूरी को 2f1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है आपसे कि जल में डूबे हुए कंचे को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है।
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सबों को बताना है और मैं होमवर्क के रूप में आप सबों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही सरल सा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है? यहाँ पे जो एक लिखा गया है चला, इससे परेशान मत होना। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये 4 डायग्राम दिए गए हैं और इस चारों डायग्राम में आपको यह बताना है कि कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लिए लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग का सही ढंग से निरूपित करता है। मुख्य अक्ष के समांतर, तो आप कहेंगे फोकस से होकर गुजरेगी। अब है यहां देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो सर मुख्य अक्ष के समांतर तो प्रकाश की किरणें हैं, लेकिन ये गुजर कहां से रही है, तो 2f2 से परे। आप कहेंगे बिल्कुल गलत डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण क्या है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, और ये अपवर्तित कहां से हो रही है, सर मुख्य फोकस से हो रही है। ये हमारा बिल्कुल सही है, जबकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है और 2f से गुजारा जा रहा है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसलिए मेरे मित्र मैंने आपको बताया कि रे डायग्राम पे आप खासा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन पड़ते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। अगला देखो, कह रहा है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित मतलब बड़ा, आभासी और सीधा। तो आप कहेंगे सर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और पहले फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखा गया उधर ही बनेगा, लेकिन आभासी होगा। कैसा होगा, सर वस्तु से बड़ा होगा। 2f1 पर रखेंगे चला जी, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। f1 पे रखेंगे तो आप सभी कहेंगे सर मुख्य फोकस पे होगा, तो वो अनंत पे जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी। कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगी। मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मुख्य फोकस, यहां पे क्वेश्चन में है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो भाई मेरे आप सभी क्या देख रहे हो कि ये प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये इस तरीके से अपवर्तित हो रही है, और ये क्या हो रहा है F1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब आपतित प्रकाश की किरण क्या है, सर मुख्य फोकस के अनुदिश, तो जो आपका प्रकाश की किरण है वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यही सवाल आपसे है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या होगी, आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि 2f1 पर रखेंगे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा, तो छवि का आकार क्या होगा, पूर्ववत, बहुत कम, विशालित, कम। आप कह रहे हैं कि 2f1 पर वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब मिलेगा वो 2f2 पर समान आकार का बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार पूर्ववत ही रहेगा, यानी कि वस्तु के आकार के जैसा ही होगा। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये टोटल 26 क्वेश्चन थे जो आपके लेंस के थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछे गए थे। अब जो सवाल और थे वो न्यूमेरिकल से थे, जिसकी चर्चा हम लोग अगले सेशन में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे, आपको ये एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि इस चैप्टर से जो सवाल पूछे जाएंगे उसका नेचर कैसा होगा। साथ ही ध्यान देना, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी छात्र अगर हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की जो बुक है उसका लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन पे आपको ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन का लाइन बाय लाइन डिस्कशन बैच मिल जाएगा, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो चीजें कराई जाएगी वो लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल होगा, एग्जाम्पलर होगा, मतलब पूरा कह सकते हो एनसीईआरटी का ये तोड़ है। और ध्यान रखना, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।